नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सरदाना जी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से नियुक्तियों को लेकर के सरकार के जितने ऐतराज थे उनको सार्वजनिक कर दिया है और खुफिया जानकारियों को भी एक तरीके से सार्वजनिक कर दिया है, सार्वजनिक इससे कर दिया है, उससे क्या स्थिति बनेगी? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम आपको कोर्ट और लगता है कि कॉलेजियम जो है वो पूरी वो तरीके से अब टकराव के पूरी मूड में आ तरीके गया से है? अब टकराव के मूड में। ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है और जैसा सर पिछली बार भी हमने इस पे बहुत गहन चर्चा की थी कि ये टकराव सुखद है। इसके 2 रूप से हम इसको देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि पहले हमने ब्यूरोक्रेसी पे कहा कि साहब वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, डिले है, प्रॉब्लम्स हैं, कार्टलाइजेशन है, आईएएस ऑफिसर्स की एक लॉबी बन गई है। उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम ने उसको रिफॉर्म किया। फिर इस देश में जनता ने पॉलिटिकल क्लास के ऊपर बहुत सारे इश्यूज उठाए कि साहब वो अनअकाउंटेबल हैं, जनता की नहीं सुनते हैं, तो वहां पे भी बहुत तरह के सुधार हुए, जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स था और बाकी जो चीजें थी। जब जनता ने शोर उठाया तो वहां पे भी सुधार हुआ। हो सकता है पूरा ना हुआ, लेकिन एक प्रक्रिया शुरू हुई और काफी हद तक हमने देखा वो चीजें एड्रेस हुई। फिर इशू हुआ करप्शन को लेके कि साहब लोअर जुडिशरी में लोअर एग्जीक्यूटिव में करप्शन है, बाकी जगह करप्शन है। तो एक तरफ सरकार ने डिजिटाइजेशन किया और दूसरी तरफ उन्होंने बहुत सारी सर्विसेज को ऑनलाइन किया और अब यहां तक भी हो गया कि आपको कहीं आना ही नहीं, आम आदमी की सारी सर्विसेज ऑनलाइन मिलेंगी। सो प्रयास ये रहा कि मिनिमम करप्शन हो और ह्यूमन इंटरफेस मिनिमम। तो हमने एक एक करके सारे डिपार्टमेंट्स को क्लियर किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में सुधार तब होता है जब टकराव होता है, और ये जो इस समय टकराव चल रहा है ये भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें ये पता है कि जुडिशरी सिस्टम में चाहे जजेस कुछ भी बोले, एक आम आदमी क्या सोचता है ये अगर आप पूछें, और जिस तरह के अब वीडियोस आने लगे हैं यूट्यूब पे, आम आदमी की जो प्रतिक्रिया है, चाहे वो लोअर जुडिशरी हो, बाकी जगह हो, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हम उसको खुल के बोलते नहीं है, लेकिन पता सबको है। ऐसा नहीं है कि हम लोग समाज में नहीं रहते हैं और सिर्फ कोई बोले कि नहीं कुछ नहीं हो रहा तो हम सब मान लें, ऐसा नहीं होता। जुडिशरी में डेफिनेटली रिफॉर्म की जरूरत है। अगर रिफॉर्म की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग। फिर सरकार ने बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बनाए, वहां पे भी हमने देखा कि हालत कोई बहुत ज्यादा नहीं सुधरी है। वहां पे भी जहां पे 90 दिन में जजमेंट आना चाहिए वहां 3-3 साल काम अटक रहा है। कंज्यूमर फोरम्स बनाए, जहां पे कार्रवाई टाइम पे होनी चाहिए थी वहां डिले हो रहा है। तो कुल मिला के एक सिस्टम ये ऐसा बन गया कि जिसमें जनता के हित में जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। ये स्थिति हम सबके साथ है। आज जो ये डेवलपमेंट हुआ है जिसकी चर्चा आपने करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसके बहुत सारे लीगल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज निकल के आएंगे और उस पर हम एक एक करके जरा चर्चा करेंगे सर। लेकिन जहां तक आपका ये सवाल है कि क्या ये टकराव है, मुझे लगता है सर इस मंथन के बाद बहुत कुछ सुखद निकलेगा, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहेगी ये देखना कि साहब आपने बिल्कुल पहले तो एकदम टेम्पर डेवलप किया, पारा चढ़ाया और फिर एकदम आप कोलैप्स कर गए। ना तो ये सरकार देखना चाहेगी। जुडिशरी ये चाहेगी कि साहब हम इंडिपेंडेंट है, हम सरकार की सुनेंगे ही नहीं। सरकार कौन होती है गाइड करने वाली? तो जुडिशरी अपने एक्सट्रीम पे है। अब यहां पे रोल आता है संविधान का और संवैधानिक संस्थाओं का। आज तक हमने इतना एग्रेसिव स्टैंड, और ये मैं बार बार इस बात को कहूंगा कि ये भारत के संविधान और देश के लिए सुखद है और अभी ये और बढ़ना चाहिए। जितना इस पे टकराव बढ़ेगा उतना ज्यादा पब्लिक इन्वॉल्व होगी और अल्टीमेटली इस पूरे इंटरेस्टिंग केस में सर क्या है, एक तरफ पार्टी सरकार है, दूसरी तरफ जजेस हैं। यहां पे जनता का रोल है जज बनने का, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन हमने दिया है और इसलिए आज जो जनता की ओपिनियन बनेगी, जनता का जो फीडबैक जाएगा, जनता की जो समस्याएं हैं अब वो सामने आएंगी। तो पहला सवाल जो आपका ये था कि क्या जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं ये बाहर आई हैं ये क्या सही है? सर एक हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज है। कारण क्या है सर?
आपको भी पता है और हमको भी पता है कि कभी भी आप लोगों के पास अगर किसी के 15-20 काले कारनामों की चिट्ठी होती है तो आप उसको सार्वजनिक नहीं करते, आप सिर्फ ये लिख देते हैं जिसको हम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बोलते हैं या रिकमेंडेशंस रिपोर्ट बोलते हैं। उसमें एक नेगेटिव रिमार्क कर दिया जाता है, नॉट फिट फॉर प्रमोशन और नॉट फिट फॉर सेंसिटिव पोजीशंस और व्हाटएवर। हम उसमें पूरी चर्चा नहीं करते, जानकारी सबके पास होती है। अब क्या होगा, इंटरेस्टिंग बात, जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पब्लिक कर दिया, अब सरकार को यह सोचना है कि क्या हम सुपरफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट दें उनको, और वो जब अल्टीमेटली पब्लिक में जानी है तो क्या सरकार उसको पब्लिक कर सकती है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट को, डिटेल्ड रिपोर्ट को? अब सवाल ये है कि जब आपको पब्लिक ही करना है तो हम ही कर देते हैं, फिर इंटेलिजेंस का कोई मतलब ही नहीं रहा। हमारा असेसमेंट हम जनता के सामने रख देते हैं, आप उसको इग्नोर करके अपॉइंटमेंट करते रहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर जनता देखेगी जुडिशरी की इमेज क्या रहती है, पहला सवाल। दूसरा, सर इंटेलिजेंस रिपोर्ट आप कब मांग रहे हैं हमसे? जब आपने लिस्ट बनाई, सरकार को भेजी और सरकार ने तुरंत जो सुपरफिशियल इंटेलिजेंस होता है उस बेस पे आपने रिपोर्ट दे दी, और वो तो यही कहा कि नहीं नहीं हमें कुछ डाउट लग रहा है, हम डिटेल नहीं जानते लेकिन हमें डाउट लग रहा है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल निकल के आता है सर। इसका मतलब यह है कि आज के बाद जितने सीनियर एडवोकेट हैं जो पोटेंशियल हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनने में, क्या सरकार को आज से उन सब पे इंटेलिजेंस बैठा देनी चाहिए? क्योंकि डिटेल्ड रिपोर्ट तो तभी आएगी जब मैं आपकी 12 महीने निगरानी रखूंगा। तो जब आप सर्वेलेंस में आ जाएंगे, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट यह बोलता है कि साहब एक लाइन से काम नहीं चलेगा, हमें डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए। तो क्या इनडायरेक्टली हम सारे सीनियर एडवोकेट्स को सर्वेलेंस में रखने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं? सवाल यह है। और कितने सीनियर एडवोकेट्स अब इंटरेस्टेड होंगे जज बनने में? क्योंकि इसका मतलब यह है, सरकार को तो एक मैसेज मिल गया कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्टेबल नहीं है, डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए। तो डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए जितने पोटेंशियल कैंडिडेट हैं सबको रडार पे रखा जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस, सीनियर लॉयर्स क्या इसके लिए तैयार होंगे? क्योंकि ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्थिति हो गई सर कि आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी गई लेकिन वो बहुत छोटी थी, एक लाइन की रिपोर्ट थी, वो फर्क नहीं पड़ता। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, जो आर्ग्यूमेंट आए हैं, मैं एज ए सिटीजन बोल रहा हूं कि मैं जब इसको आउटसाइड एज ए ऑडियंस देख रहा हूं कि दो पार्टियां जब, क्योंकि यहां पे आर्ग्यूमेंट क्या हो रहा है सर, एक तरफ सरकार पार्टी है, दूसरी तरफ जजेस पार्टी है, और एज ए जनता हम इस पूरे आर्ग्यूमेंट्स को देख रहे हैं। तो दूसरा आर्ग्यूमेंट ये निकल के आता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि अगर इनका कोई पर्सनल रिलेशन किसी विदेशी के साथ है तो वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। तो सर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फिर तो हम ये प्रेसिडेंस बना रहे हैं, तो जब ये प्रेसिडेंस बनेगा तो क्या फ्यूचर में इस तरह के और केसेस नहीं आएंगे? उस समय आप फॉरेन एफिलिएशन को ऑब्जेक्शनेबल नहीं मानेंगे, पहली बात। दूसरा, ये क्या गारंटी है कि ऐसे जजेस भारत के सेंसिटिव केसेस, डिफेंस रिलेटेड केसेस और बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हैंडल नहीं करेंगे या इनको डिबार किया जाएगा? क्योंकि ये तो हम कभी कह ही नहीं सकते ना सर। जब हमने ये देखा है कि अधिकारी स्पाइंग में इन्वॉल्व रहे, कभी कभी मिलिट्री ऑफिसर स्पाइंग में इन्वॉल्व रहे, कभी कभी पॉलिटिकल लोग स्पाइंग में इन्वॉल्व रहे, हर तबका। भाई इंड्यूसमेंट, लालच तो किसी का भी हो सकता है, ह्यूमन वीकनेस है ना, भगवान तो कोई नहीं है। तो इंड्यूसमेंट कभी भी करके आप किसी को भी डिस्टॉर्ट कर सकते हो। तो हम ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में जो भी आदमी जज बनेगा वो इंड्यूसमेंट में उस पर कोई असर नहीं आएगा। क्या हम ये ले रहे हैं? और तीसरा मुद्दा ये है कि सर इसका मतलब ये है कि हम नेपोटिज्म को भी जस्टिफाई कर रहे हैं एक हिसाब से, कि अगर जज का बेटा रिकमेंड किया जा रहा है, फॉर्मर चीफ जस्टिस के बेटे को रिकमेंड किया जा रहा है जज बनने के लिए, और हम ये कह सकते हैं कि कॉम्पिटेंसी में कोई फर्क नहीं है, तो सर फिर हर जगह पॉसिबल है। फिर तो नेपोटिज्म और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। यहां इशू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी है। तो जब अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मैं यूट्यूब देख रहा था, और जनता भी देख सकती है, हमारे जितने दर्शक हैं, कि जो एग्जिस्टिंग सीजीआई हैं
वो किसके टेन्योर में उनको हाई कोर्ट का जज बनाया गया या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया, वो डिटेल आपको नेट पे मिल जाएगी। और जिस जज ने उनको जज नियुक्त किया, आज उनके टेन्योर में उनके बेटे को आप जज नियुक्त कर रहे हो। जनता सवाल उठा रही है आज। तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में देखा जाएगा, या इसको नेपोटिज्म के रूप में देखा जाएगा, या इसको किसी और रूप में देखा जाएगा? पॉइंट ये नहीं है कि कौन ईमानदार है कौन नहीं है, पॉइंट ये है कि समाज में मैसेज क्या जा रहा है। हो सकता है कि इंडिविजुअल बहुत इंटीग्रिटी में बहुत ऊपर हो, लेकिन क्या ये ट्रेंड फ्यूचर के लिए बनेगा? सवाल आज यहां आ रहे हैं, क्योंकि जो जुडिशरी डिसीजन लेती है वो प्रेसिडेंस बनता है। ये नॉर्मल पोस्टिंग नहीं है, ये प्रेसिडेंस वाली पोस्टिंग्स है या प्रेसिडेंस वाले डिसीजंस है। ये सवाल सामने आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर ये आ रही है कि जब ये सब कुछ होना है तो सबसे पहले हम क्यों ना एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू करें पूरी जुडिशरी कि डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए एक जजेस के लिए। क्या पहले हम वो लेके आए इस तरह के जब हम कार्रवाई करनी है? तो मैं इसलिए कह रहा हूं सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज है जुडिशरी के लिए, और दिस विल लीड टू जुडिशरी रिफॉर्म्स, ये मेरा ये मानना है। और मैं बहुत होपफुल हूं कि ये जो भी चेंजेस आएंगे इसके बाद वो सुखद होंगे। हाँ विजय जी, कम से कम 3 जजों के बारे में जानकारी मिल गई है, सार्वजनिक हो गया है मामला। एक तो सौरभ कृपाल का आपने चर्चा किया है, जो बीएन कृपाल के बेटे हैं, और होमोसेक्सुअल भी हैं। एक वजह ये भी है कि सरकार जो है वो इस तरह की परिपाटी आगे बढ़ाना नहीं चाहती है। जो 2 कारण आपने बताए हैं वो अपनी जगह। दूसरे जज हैं सोमशेखर सुंदररेशन, ये मुंबई हाई कोर्ट के लिए, लेकिन सरकार ने ये कहा कि भाई ये सोशल मीडिया पर पेंडिंग केसेस के बारे में अपनी राय रख चुके हैं और सरकार को इस पर आपत्ति है। तीसरे जज हैं आर जॉन सत्यन, जिन्होंने एक ऐसे लेख को सोशल मीडिया पर कहना चाहिए कि शेयर किया था, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की आलोचना की गई थी। क्या आप ऐसी जुडिशरी बनाना चाहते हैं? क्या आप ऐसे लोगों को आगे लाना चाहते हैं कि जो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं? मैसेज क्या देना चाहते हैं? देश में मैसेज क्या जाएगा इन चीजों का? पिछले दिनों मुझे याद है एक जज ने ये तक कह दिया, ये तक टिप्पणी कर दी कि हमको चुनाव आयोग में ऐसे आयुक्त और मुख्य आयुक्त चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब प्रधानमंत्री को भी फटकार लगा सके, उनकी भी जवाबदेही तय कर सके। सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके आप इस तरह की टिप्पणियां कैसे कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और लोगों के मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि जुडिशियरी मैसेज क्या देना चाहती है और क्यों देना चाहती है? सर, इसीलिए मेरा पहला सवाल ये है कि अब वक्त आ गया है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट जजेस के लिए होना चाहिए। देखिए, अब एक बात तो हमें माननी पड़ेगी सर, हम सब इंसान हैं, जजेस भगवान नहीं है, हम में से ही तो निकले। कुल मिला के ये है कि सर वो 5 साल पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, कोर्ट में वही आर्ग्यूमेंट करते थे जो बाकी हजारों जज आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी ये लोग कोर्ट में आते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो बीच का जो टेन्योर है एज ए पोजीशन ऑन जज, सिर्फ इतना फर्क है कि पहले आप आर्ग्यू कर रहे थे, अब आप आर्ग्यूमेंट को सुन के अपने व्यूज देंगे, अपना जजमेंट देंगे, दैट्स ऑल। कोई बहुत बड़ा कोई अलग किताबें नहीं है, कोई अलग प्रक्रिया नहीं है, कोई अलग ट्रेनिंग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये मानना कि जैसे ही आप जज नियुक्त हुए आप अचानक देवता बन जाएंगे और उसके बाद फिर आप बिल्कुल वही रहेंगे, ऐसा नहीं है। ह्यूमन वीकनेस सब में है। तो जो आपने एग्जाम्पल दिए वो सारे के सारे वही एग्जाम्पल हैं जो एक ह्यूमन वीकनेस के होते हैं, कोई नई चीज नहीं है यहां पे। इसका मतलब ये है कि हमें और जुडिशरी को इस बात को मानना चाहिए कि देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि जजेस आर वेरी डिफरेंट ह्यूमन मटेरियल देन द नॉर्मल सोसाइटी। इस बात का दुनिया में कोई प्रमाण नहीं है, कहीं नहीं है। लोअर जुडिशरी में बहुत ओपन होता है,
हायर जुडिशरी में थोड़ा कम होता है, लेकिन ह्यूमन वीकनेस सब जगह दिखती है। अगर ऐसा नहीं होता तो सर रिटायरमेंट के बाद आपको बंगला क्यों चाहिए? टैक्स पेयर के पैसे पे आपको बंगला चाहिए, आपको पर्सनल स्टाफ चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर। क्या ये न्याय है जनता के साथ? मैं कुछ फंडामेंटल सवाल उठा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि रिटायरमेंट में जो आपने जब आप सर्विसेज में थे, जो आपने सुख लिए टैक्स पेयर के पैसे से, क्योंकि आप उस समय सर्विंग थे, आपको डिजर्व करता था एज ए सरकार की तरफ से या जनता की तरफ से कि आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन जब आपका टेन्योर खत्म हो गया, आप कंटिन्यू करना चाहते हो वो पर्क्स एंड फैसिलिटीज, क्या ये ह्यूमन वीकनेस नहीं है? क्या जजेस वो काम नहीं कर रहे जो एक पॉलिटिशियन करता है या एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट करता है या एक रिटायर्ड एमएलए एमपी करता है? तो आप में और उनमें फर्क क्या रहा? कौन सी मर्यादा अलग हो गई यहां पे? तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो, रिटायर्ड पॉलिटिशियन हो, रिटायर्ड एमएलए एमपी हो या रिटायर्ड जजेस हो, जब पर्क्स और फैसिलिटीज की बात आती है सबकी डिजायर सेम है। तो ये तो बताता है कि हम सब एक हैं, हम सबकी वीकनेस और डिजायर्स कॉमन है। अब सवाल आता है जॉब का, कि आपका जॉब एज ए जुडिशरी है, आपके पास कुछ मानदंड हैं। सवाल ये है कि जब सब ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमारे ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट क्यों नहीं होना चाहिए, और वो जो सार्वजनिक हो, कि जजेस क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि जब तक आप जज नहीं बने थे, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो आपने पर्सनल ओपिनियन रखने का आपको हक है। आपने पीएम के खिलाफ आर्टिकल लिखा, मैं मान लेता हूं, लेकिन क्या वो पीएम के खिलाफ आर्टिकल बिकॉज ऑफ मतलब लॉजिक का था या प्रिंसिपल का था या आइडियोलॉजी का था? अगर प्रधानमंत्री जी ने या किसी पॉलिटिकल सिस्टम ने कोई कार्रवाई करी जो संविधान के खिलाफ थी, जनता के खिलाफ थी, आपने उस पर आर्टिकल लिखा, बिल्कुल फर्ज बनता है आपका लिखना। लेकिन वो आर्टिकल बिकॉज यू डू नॉट एग्री विद पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द रूलिंग कॉम्बिनेशन, इसलिए वो आपने आर्टिकल लिखा क्योंकि उसमें आपका पॉलिटिकल बायस था, तो वो बात अलग हो जाती। तो दोनों चीजों में फर्क है। कहने का मतलब ये है सर कि अगर हम इस तरह के जजमेंट लेना शुरू कर देंगे और इस तरह के ओपिनियन रखेंगे, तो सरकार के सामने एक सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी कि हम कोई भी डिसीजन लेंगे तो पर्टिकुलर जज के सामने अगर मैटर जाएगा तो वो डिक्लाइन करेगा, क्योंकि आइडियोलॉजिकली ही इज नॉट अलाइंड। क्योंकि बहुत सारे समाज में मुद्दे आएंगे, जैसे नुपुर शर्मा का केस हमारे सामने आया। नुपुर शर्मा के केस के बाद ही तो जुडिशरी फोकस में आई, क्योंकि जब उन्होंने इस बात को कहा कि आपने पूरे देश में दंगे करवा दिए, तो यह सवाल जब निकल के आया तो क्या ये प्रिंसिपल्ड अप्रोच थी या आइडियोलॉजिकल अप्रोच थी? तो ये जब सवाल निकल के आता है तो यहां पे इश्यू आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी वर्सेस प्रिंसिपल्स, कि आपके ऊपर डोमिनेट क्या है? आपके ऊपर प्रिंसिपल्स डोमिनेट कर रहे हैं, संवैधानिक मर्यादाएं डोमिनेट कर रही हैं, या आपका पर्सनल आइडियोलॉजी डोमिनेट कर रहा है? और नुपुर शर्मा के केस में यह दिखा बहुत क्लियरली कि वहां पे संविधान को नहीं कंसीडर किया गया, पर्सनल आइडियोलॉजी को कंसीडर किया गया, और जो स्टेटमेंट थे वो पर्सनल आइडियोलॉजी से थे, पर्सनल ओपिनियन थी वो। तो सवाल उठता है, और यही चीज मान लीजिए अगर कोर्ट में लिख दी जाती जजमेंट में, क्योंकि जब आपने बोला इसका मतलब एज ए जज आप इस बात को मानते हैं। जब आप मानते हैं, अगर आप उसको लिख देते तो सर क्या होता इस देश में? एक प्रेसिडेंस खड़ा हो जाता कि मर्डर करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, मर्डर करने वाले को इंस्टिगेट किसने किया पहले उसको पकड़ो। और फिर तो मैं कोई भी आइडियोलॉजी के कर देता, सर मुझे आपकी पॉलिटिकल स्पीच पसंद नहीं आई इसलिए मैंने पड़ोसी का मर्डर कर दिया, मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं आई इसलिए मैंने पड़ोसी का मर्डर कर दिया, फिर तो कुछ भी आर्ग्यूमेंट निकलता। कहने का मतलब यह है कि ये जो टकराव है, यहां पे जनता का रोल इंपॉर्टेंट हो गया है, और सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि क्या जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वन लाइनर की जगह क्या जितने सारे सीनियर लॉयर्स हैं उनके ऊपर हमें सर्वेलेंस रखना चाहिए, क्योंकि ऑल आर पोटेंशियल जजेस। नंबर वन, जितने रिटायर्ड जजेस, अब सरकार क्या करेगी? अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए सर, अब ये कहते हैं कि सारे जजेस ने बहुत अच्छा काम किया है। अब सर मान लीजिए कल को सरकार एक दस्तावेज लेके आती है एक रिटायर्ड जज के बारे में, लेट्स टेक ए हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि एक सरकार कहीं से भी कोई डॉक्यूमेंट रिलीज होता है मीडिया में कि ये फलाने जज के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी पाई गई। जज की तनख्वाह सबको पता है, उनकी लीगल प्रैक्टिस सबको पता है, जब तक वो लॉयर थे उनका इनकम टैक्स रिपोर्ट फाइलिंग सबको पता है।
अचानक अगर ये रिपोर्ट आती है कि रिटायर्ड जजेस, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर जो भी हो, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है जो आय से ज्यादा है, क्या जवाब आएगा सर? क्या जवाब आएगा? और सरकार कर सकती है, क्योंकि ये सारे आंकड़े सरकार के पास हैं। प्रॉपर्टी नापना कोई मुश्किल नहीं है। सबकी इनकम टैक्स फाइलिंग आप देख लीजिए पिछले 15 साल की, सब है। अगर इनमें से जो आज लॉयर्स हैं, जो जजेस बन रहे हैं, अगर इन्होंने ढंग से इनकम टैक्स नहीं दिया और कल को सरकार ये कहती है दे वर वायलेटिंग इनकम टैक्स गाइडलाइन, तो क्या आप इनको जज बनाएंगे? क्योंकि ये तो खुद ही चोरी कर रहे थे। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि सरकार को अब आपने एक खुली छूट दे दी है। जुडिशरी का ये एक्शन सरकार को एम्पावर करेगा कि आप अब और प्रोब करिए, और डिटेल में जाइए, इनके इनकम टैक्स देखिए, इनके एसेट्स देखिए, इनके बच्चों की पोस्टिंग देखिए, बच्चों की पढ़ाई देखिए कि आजकल आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी तनख्वाह तो इतनी है नहीं। सो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहां से पैसे आ रहे हैं, आप विदेश जा रहे हैं तो किससे मिल रहे हैं, किसके इन्विटेशन पे जा रहे हैं? सर, ये तो आपने पूरा गुच्छा सरकार के हाथ में दे दिया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सुखद डेवलपमेंट है, क्योंकि इसके बाद सबको सोचना पड़ेगा, सबके ऊपर, चाहे वो सरकार कोड ऑफ कंडक्ट बनाए या ना बनाए, लेकिन एवरीबॉडी इज अंडर सर्वेलेंस। मेरा तो ये मानना है, और इसमें बहुत सुधार होगा। आप सबसे एक अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते चलें और कमेंट भी जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। आखिर में मैं ये जानना चाहूंगा विजय जी, जो सरकार ने ऐतराज किए हैं, वो चाहे सौरभ कृपाल पर हो, सोमशेखर सुंदरेशन पर हो, आर जॉन सत्यन पर हो, या कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए जो एक वकील हैं अमितेश बनर्जी, उनकी नियुक्ति का सवाल हो, एक और नाम है वहीं से शाक्य सेन, तो ये तो 2019 से पेंडिंग है। कॉलेजियम ने कहा कि सरकार बार बार ये फाइलें वापस क्यों लौटा रही है। तो सवाल तो ये उठता है कि कॉलेजियम बार बार उन्हीं नामों को सरकार के पास क्यों भेज रहा है। बिल्कुल सही सवाल है, वाजिब है। और सर, मैं तो यही कहूंगा कि अब सवाल ये है कि सरकार का रोल क्या है जुडिशरी। अगर सरकार का कोई रोल ही नहीं है और जुडिशरी खुद अपॉइंट करे, लोग अपने हिसाब से पोस्टिंग करे, सब कुछ करे, तो सर चेक्स एंड बैलेंसेस कहां आएंगे? दुनिया में कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होता है, हमेशा मेकर एंड चेकर का कॉन्सेप्ट रहा है। सरकार की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से, अब तो थर्ड पार्टी इंटेलिजेंस एजेंसी को स्ट्रांग करना पड़ेगा जुडिशरी को लेके, जिस तरह से जो सार्वजनिक हुआ है। क्योंकि आम आदमी की नजर से, सर आपको तो खुद पता है, आप तो पत्रकार रहे हैं, इतने रिस्पेक्टेड एरियाज में आपने काम किया है और आपका ग्रेट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उदाहरण कर लेते हैं सर, एक छोटी सी बात है, किसान आंदोलन हो रहा था, तीनों कानून प्राइम मिनिस्टर ने वापस लिए, क्या कह के लिए? कि शायद हम किसानों को समझाने में नाकाम रहे, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट तो यही था ना सर, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या थी? इंटेलिजेंस रिपोर्ट कुछ और थी। तो क्या हम ये कहते कि साहब पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन बढ़ रहा है, खालिस्तानी सिंपैथाइजर बढ़ रहे हैं, इसलिए हम किसान आंदोलन वापस ले रहे हैं? क्या ये कोई बोलता है सार्वजनिक मुद्दे पे? कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे सामने चीजें आ रही हैं, और मैं तो सरप्राइज्ड हूं सर कि अगर ये स्टेटमेंट आया है कॉलेजियम की तरफ से कि सरकार ने एक ये कह दिया इनका विदेशी पार्टनर था, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, इन्होंने कुछ लिखा था, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि साहब एक लाइन से काम नहीं होगा, पूरा बायोडाटा निकालिए आप इनका। तो जब वो बायोडाटा सार्वजनिक होगा तो जिन लोगों को आपने कंसीडर किया है अभी, इनकी इज्जत समाज में क्या रह जाएगी सर? मान लीजिए कि सरकार सारा बायोडाटा सार्वजनिक कर देती है कि ये लीजिए, ये रहे हमारे ऑब्जेक्शन, हमने तो आपको एक लाइन लिख के दी थी, विच वाज लीस्ट डैमेजिंग, लेट्स पुट दैट वे, ये हमारे पास और भी एविडेंसेस हैं विच कैन बी मोर डैमेजिंग, और उसको हम सार्वजनिक करते हैं। आप क्यों कर रहे हैं? हम ही कर देते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, या सिर्फ रिलीज करने में उन्हीं का अधिकार है, सरकार का अधिकार नहीं है? तो इसीलिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि यहां पे एक कोड ऑफ कंडक्ट लाया जाए, नहीं तो ये टकराव बढ़ेगा। पहला सवाल। दूसरा मुद्दा सर, बार बार उस बात को लेके आ रहा है कि जो नाम दिए जा रहे हैं और सरकार उसको रिजेक्ट कर रही है, तो सर कहीं ना कहीं तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट समझ में आना चाहिए ना सर।
तो यहां पे मुझे लगता है कि ये जो टकराव है, ये जो बहुत सारी जिसे कहते हैं ना सर कि जो शर्म होती है ना वो आंखों की होती है। अगर मान लीजिए आज मेरे आप सीनियर हैं या हमारे घरों में समाज में क्या होता है कि सबको पता है बच्चे बीड़ी सिगरेट पीते हैं, लेकिन जब घर का कोई बुजुर्ग आता है, माँ बाप आते हैं तो उठा के वो बीड़ी सिगरेट फेंक देते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ बाप को नहीं पता कि बच्चे ने सिगरेट पी। स्मेल तो सबको आती है ना सर, सबको समझ में आता है, लेकिन एक लाज शर्म होती है कि यार हम हटा देते हैं। कल को मान लीजिए यही चीजें आने लगे तो क्या अगर कल को सरकार की तरफ से इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट सार्वजनिक की जाने लगे अबाउट जजेस, तो क्या अच्छा लगेगा? दूसरी बात, क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात की इजाजत देगा कि सरकार जजेस पे और सीनियर लॉयर्स पे सर्वेलेंस रखे? क्योंकि आपको तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट डिटेल में चाहिए। क्या रिटायर्ड जजेस की प्रॉपर्टी और बाकी चीजों को सार्वजनिक किया जाए? क्योंकि एलिगेशन तो सब पे लगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, क्योंकि जो भी आदमी हारता है केस वो क्या बोलता है, जज बायस था। आप मजे की बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब लोग केस हारते हैं तो हर आदमी तो इसलिए कोर्ट जाता है ना कि मैं सही हूं, और जब वो हारते हैं तो कितने लोग ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी मैं बिल्कुल ठीक है, मेरे सही हुआ जजमेंट और सामने वाली पार्टी बायस नहीं थी या बाकी लोग इन्फ्लुएंस नहीं थे। आप आम आदमी की स्थिति सोचिए। तो कहने का मतलब यह है सर कि मुझे लगता है ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा, और कल को तो एक सवाल और सरकार पूछ सकती है कि आपने जिन 15 जजों को नियुक्त करने के लिए लिस्ट भेजी, आप हमें पहले वो लिस्ट दीजिए कि आपने कितने लॉयर्स को इवेल्युएट किया, कितने हाई कोर्ट के जजेस को एलिवेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आप लेके आए, क्योंकि तो 1100 जजेस हैं। आपने कैसे पता लगा कि मिस्टर एक्स वाई जेड इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट? पहले आप वो लिस्ट दीजिए, हमें आपका इवेल्युएशन प्रोसेस दीजिए। क्या अब जजेस ये बोलेंगे कि हम नहीं देते? कहने का मतलब ये है कि ये जो विवाद है ये बहुत इंटरेस्टिंग दौर में है, और ये बहुत अच्छे दौर में है, क्योंकि इस समय जनता जुड़ गई इस पूरे मुद्दे पे, दोनों के ऊपर निगाहें हैं। अब दोनों की तरफ से अच्छे अच्छे सवाल होंगे और अच्छे अच्छे जवाब आएंगे, और अल्टीमेटली सर आज आप भी देखिए जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस है, जिसका पिछली बार भी हमने चर्चा की थी, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि इनफॉर्मली जजेस उस कैंडिडेट के बारे में पूछेंगे और अगर जो भी फीडबैक आएगा उसको जनरल वे में लिख के देंगे, सूटेबल और अनसूटेबल। इसका मतलब मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में वही लिखा हुआ है जो सरकार ने किया। बहुत सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होगी, लेकिन एक जनरल वे में लिख के दे दिया कि ये हमारे ऑब्जेक्शंस हैं। ये तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में जब खुद ही लिखा हुआ है कि जनरलाइज वे में रिपोर्ट्स आप देंगे, तो सरकार ने भी वही किया, तो ऐतराज क्यों? तो कहने का मतलब यह है कि अभी सर इसमें अभी और हंगामा होने की उम्मीद है, और मुझे लगता है कि दो ऑप्शन बचते हैं। या तो राष्ट्रपति महोदय को बुलाना चाहिए दोनों साइड को और समझाना चाहिए भाई ये पब्लिक में छीछागिरी मत करिए, अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि जैसे हम कहते हैं ना कि खुला खेल फर्रुखाबादी, अब होने दीजिए, दोनों तरफ से खेल चलने दीजिए, क्योंकि जब दोनों तरफ से खेल होगा तो कई चीजें निकल के आएंगी जो जनता के सामने नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस रिपोर्ट आज तक जनता के सामने नहीं आती थी। सिर्फ ये अकेला मुद्दा नहीं होगा, सरकार भी अब तैयारी कर रही होगी काउंटर जवाब देने की। अब देखिएगा सरकार की तरफ से जो जवाब आता है, और अगर पॉलिटिकल सिस्टम ये सोच लेता है कि हमें ठीक है सब कुछ अगर एक्सपोज ही करना है तो हम ही कर देते हैं, तो सारे लॉयर्स, सीनियर एडवोकेट्स जो पोटेंशियल हैं और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, सर बहुत कुछ चीजें सामने निकल के आएंगी। सरकार रिलीज करे, रिलायबल सोर्सेस से आए, इंटेलिजेंस से आए, अचानक न्यूज रिपोर्ट्स आए, अभी तो सर खेल शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि ये जब चीजें सामने आएंगी, ये रिफॉर्म्स के लिए जरूरी हैं, और इसका कंक्लूजन सुखद होगा, देश हित में होगा। कुछ लोगों के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे दाग लगेंगे, लेकिन देश के लिए अच्छा होगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि 2023 और 2024 ये दोनों ही वर्ष बहुत अहम हैं कई कारणों से। उनको दोहराना नहीं चाहता कि कौन से कारण है, लेकिन मोटे तौर पर बताना चाहता हूं कि 2023 में
यहाँ पर G20 की मीटिंग भी होने वाली है, कई दूसरे भी आयोजन होने वाले हैं, 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। सरकार 2024 के जनादेश तक ठहरेगी या इसे कंक्लूड करके ही दम लेगी? सर, मुझे लगता है कि सरकार थोड़ा गो स्लो जाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस समय किसी भी तरह की नेगेटिव हेडलाइन रहे इस साल और अगले साल। थोड़ा सा सरकार को सेटबैक ये लगेगा कि जो उनको क्रूशियल डिसीजंस लेने हैं, और उनको अगर ये लगता है कि जुडिशरी ये मन बना के बैठी है कि अगर हमें सरकार की बातों को नेगेटिव ही करना है, अगर मान लीजिए कन्फ्लिक्ट बढ़ता है, तो सरकार बहुत सारे क्रूशियल फैसले शायद ना ले। ये एक चिंता की बात हो सकती है। कुछ डेवलपमेंट प्रोसेसेस में फर्क आ सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर अभी तक जो हुआ, अभी भी थोड़ा बहुत रास्ता है, जिसे कहते हैं ना कि भाई अभी भी हम लोग यू टर्न लेके डिस्कशन टेबल पे बैठ सकते हैं, लेकिन अगर ये कन्फ्रंटेशन बढ़ता है तो मुझे लगता है कि ये बात हमें मान के चलनी चाहिए कि जुडिशरी में भी ऐसे राज खुल के आएंगे सरकार की तरफ से, इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, जो जुडिशरी को भी शायद साख बचानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है जुडिशरी के लिए, क्योंकि जिस तरह से केसेस पेंडिंग हैं और जिस तरह से बाकी जो चैलेंजेस हैं, उन चीजों को अगर हम देखते हैं तो वो चीजें इस समय बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं। तो मैं इन सब बातों को अगर ये देखता हूं तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए इस समय बहुत ही, दोनों साइड्स के लिए टाइट रोप वॉक जिसको हम बोलते हैं, कि संभल के चलने की जरूरत है। लेकिन अब इसमें एक मुद्दा और आता है कि जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको बैठ के जजेस के साथ इसमें एक विचार विमर्श करना चाहिए। आई एम सेइंग नॉट जस्ट जजेस, द होल लीगल फैटर्निटी, दोनों को बैठ के ये विचार करना चाहिए कि क्या ये कन्फ्रंटेशन अच्छा है, और अगर है, क्योंकि ब्लैक शीप्स तो सब जगह है सर, और बहुत सारे लोग जो आज सीनियर पोजीशंस में बैठे हैं, अगर उन सबके काले चिट्ठे बाहर आने लगे और सरकार के पास ज्यादा मशीनरी है ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी से, तो बहुतों के लिए बहुत मुश्किलें हो सकती हैं। तो मेरा तो यही मानना है सर कि हम इस बात को समझें कि हम सब इंसान हैं, सबने कहीं ना कहीं जाने अनजाने कुछ ना कुछ गलती की होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, बाइंग ऑफ एसेट्स, पोस्टिंग्स, जजमेंट्स, ट्रेवल्स, पार्टीज, बहुत कुछ ऐसा है सर जो हम याद नहीं रखते, लेकिन अगर हमें चीजें सामने ला के रख दी जाएं तो एम्बैरेसिंग फील हो सकता है, पर्सनली भी और परिवार के लिए भी और समाज में भी। तो मुझे लगता है कि हम अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन आपके जो बाकी हैं, रिश्तेदार हैं, भाई भतीजे हैं, उनके भी बिजनेसेस होंगे, उनके भी चीजें होंगी। तो जब आप, जिसे कहते हैं ना कि जब आप परतें उखेड़ने लगे तो उसका फिर कोई अंत नहीं है और वो बहुत डैमेजिंग हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस समय दोनों साइड को पॉज लेके दोबारा डिस्कशन टेबल पे जाके एमिकेबली जो मेमोरेंडम ऑफ पोस्टिंग जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, प्रोसीजर ऑफ जजेस, उसको रिव्यू कर लेना चाहिए। दोनों की बातें सामने आ जाएंगी, सरकार के कंसर्न आ जाएंगे, जजेस के कंसर्न आ जाएंगे। रीड्राफ्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को अमेंड करने में प्रॉब्लम क्या है? वो तो एग्जीक्यूटिव का काम है, वो तो 1 हफ्ते में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है सर कि ये टकराव, अगर आप मेरे से पूछते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत चीजें खुल के सामने आएंगी जनता के सामने। जब चीजें हटेंगी तो जिसे कहते हैं ना कि डस्ट अंडर द कारपेट, तभी समझ में आएगा। दूसरी बात, अगर हम इसको चाहते हैं कि ज्यादा पब्लिकली ये चीजें डैमेजिंग ना हो, तो बेहतर है दोनों पार्टीज को बिहाइंड द सीन बैठ के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को रीड्राफ्ट कर लेना चाहिए, ताकि दोनों के कंसर्न एड्रेस हो जाए। एज ए पब्लिक मेंबर, क्योंकि मैं एज ए जनता इस आर्ग्यूमेंट को देख रहा हूं, मुझे एक साइड का आर्ग्यूमेंट सरकार का दिख रहा है, दूसरी तरफ जजेस का दिख रहा है, और ये जनता ऑब्जर्व कर रही है। मैं एज ए पब्लिक मैं इस पूरी डिबेट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, और इसमें मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है, जो मैं आने वाले समय में इस पे इम्प्लीकेशंस देख रहा हूं, कि इट विल बी
very good or very damaging in one way. बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, सुबह सुबह ओसीएन नेटवर्क से जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थोड़ी सी तकनीकी बाधाएं आई, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग इस पर डिस्कशन कर पाए। और दर्शकों का भी सुबह सुबह इतनी संख्या में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। करीब 1100 दर्शक जुड़े हुए थे। तो विजय जी बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम।